मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं ममता शर्मा आदर्श बाल निकेतन उच्च माध्यमिक विद्यालय में हिंदी अध्यापिका आप सभी बच्चों का हिंदी ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, आज अपनी थोड़ी नेट प्रॉब्लम चल रही है। नेट प्रॉब्लम के कारण क्लास में थोड़ा विलंब हो रहा है। अभी अपना जो नेटवर्क प्रॉब्लम है सुचारू रूप से चल रहा है, तो हम सभी अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका से आज पाठ 3 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी और जिसके लेखिका हैं मधु काकरिया। ये हमारी कृतिका जो बुक है, एक पूरक पुस्तिका, उसमें से है। इस चैप्टर को हम आज पढ़ेंगे, तो सभी बच्चे अपनी बुक निकाल लीजिए ताकि हम अपना जो पाठ है वो पढ़ सके। सुमित, अपना कैमरा बंद करो बेटा। सुमित, सभी अपने माइक को भी बेटा ऑफ रखेंगे, माइक को भी बंद रखेंगे। हम जो ये सना सना हाथ जोड़ी चैप्टर है, इसमें लेखिका ने हिमालय की यात्रा की थी और वहाँ से कि हिमालय की यात्रा में का जो अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य है उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। और हिमालय के सौंदर्य के वर्णन के साथ ही लेखिका ने उस प्रदेश के निवासियों के रहन सहन, उनकी खान पान, उनकी संस्कृति, उनके बारे में भी वर्णन किया है। और लेखिका ने यह भी बताया है कि जब हिमालय के तक जाने के मार्गों का निर्माण होता है, कि हिमालय पर पहुंचने के लिए जो निर्माण का काम होता है, जैसे सड़क निर्माण का कार्य है, तो उसमें लोग हैं वो अपनी जान तक गंवा देते हैं। तो इस यात्रा वृतांत में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है कि वहाँ के हिमालय के यात्रियों को कितनी कठिनाइयाँ होती है और वह मजदूरी करते हुए, सड़क का निर्माण करते हुए कई मजदूर मर जाते हैं। उनके मन में उसकी भी पीड़ा है और हिमालय के सौंदर्य का भी उनके मन में जो एक अजीब सा रोमांच है। तो इसमें दोनों का समावेश है। तो जब हम इसको पढ़ते हैं, तो इसको पढ़ने से हमें अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं और इस सृष्टि की समग्रता का आभास है वो भी हमें होता है। तो आज हम अपना चैप्टर है सना सना हाथ जोड़ी मधु काकरिया द्वारा पढ़ते हैं। पहले इसके हम शुरू में जो हमें दे रखा है सना सना हाथ जोड़ी, जो अपना चैप्टर शुरू हो रहा है माता का आंचल जार्ज पंचम की नाव सना सना हाथ जोड़ी, इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि इसमें है क्या। तो देखिए, महानगरों की भाव शून्यता और भागम भाग और यंत्रवत जीवन को ऊब मधु जी की दूर दूर की यात्राओं की ओर ले जाती है और उन्हीं यात्राओं के अनुभव को उन्होंने अपने यात्रा वृतांतों को में शब्दबद्ध किया है। महानगरों की भाव शून्यता, यानी जो महानगर में रहने वाले लोग हैं वो इतने व्यस्त होते हैं कि उनके अंदर ऐसा लगता है कि भाव है ही नहीं, भाव जैसे शून्य हो उनमें। और यंत्रवत जीवन, जैसे एक यांत्रिक जीवन होता है, जैसे एक रूटीन का जो कार्य होता है कि इस तरीके से करना, इस सुबह से लेकर शाम तक ये काम करना। तो उस उबाऊ जीवन से मधु जी ने क्या किया, दूर दूर की यात्राएं की थी। तो ये जो उबाऊ जीवन है कि रोज एक ही तरह का जीवन जीना, तो वो लेखिका को यात्रा करने के लिए वह प्रेरित करती थी कि क्योंकि वह एक तरह का जीवन जीना नहीं चाहती थी। और उन्हीं यात्राओं के अनुभव को उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांतों में शब्दबद्ध किया है। तो मधु काकरिया जी ने जो यात्राएं की थी, उन यात्राओं से उन्हें जो अनुभव प्राप्त हुए, उन्हीं अनुभव को उन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत में शब्दबद्ध किया है। यानी जो ये जो सना सना हाथ जोड़ी जो अपना है चैप्टर है, इसमें लेखिका ने यात्रा की थी, उसमें उनके जो सुखद वर्णन थे उनको शब्दों में पिरोना ये उनकी आदत थी। सना सना हाथ जोड़ी में पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे हिमालय की यात्रा का वर्णन है। कि सना सना हाथ जोड़ी जो चैप्टर है अपना,
इसमें जो अपना पूर्वोत्तर भारत है उसका जो सिक्किम राज्य की राजधानी है गंगटोक, और उसके आगे जो हिमालय है उसका वर्णन लेखिका ने किया है। हिमालय के अंत अनंत हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा अद्भुत और काव्यात्मक वर्णन लेखिका ने किया है कि मानो हिमालय का पल पल परिवर्तित सौंदर्य हम अपनी आंखों से निहार रहे हों। हिमालय की जो हिमालय का जो सौंदर्य है और उसका लेखक ने इतने अच्छे ढंग से इसका वर्णन किया है कि हाँ, हमें ऐसा लगता है कि मानो हमने खुद ने यात्रा की हो और हिमालय का जो पल पल परिवर्तित यानी जो हर पल जो रूप परिवर्तन होता है, और उसे ऐसा लगता है उनके यात्रा वर्णन को पढ़ने से कि जैसे हम उसको स्वयं निहार रहे हो। यानी उन्होंने जो हिमालय की यात्रा का जो वर्णन किया, उनकी ऐसी भाषा थी कि उनको पढ़ने से ऐसा लगता था जैसे हम स्वयं हिमालय की यात्रा कर रहे हैं। महिला यायावारी की विशिष्टता भी इसी यात्रा वृतांत में देखी जा सकती है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, वहां के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती है। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर, यानी हिमालय है जो हमारा, वो केवल इतना सौंदर्य इस बात पे ही वो मुग्ध नहीं होती है, यानी इस पर ही मोहित नहीं होती है, बल्कि वहाँ के निवासियों की जो मेहनत है और उनका जो अभाव का जीवन है और गरीबी को भी रेखांकित करती है कि वहाँ के लोग कितने गरीब हैं, कितने उनके पास अभाव हैं और कितने मजबूर होकर वो जीते हैं, इसका भी उन्होंने वर्णन किया है। साथ ही यह बताना भी नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुँचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। साथ ही वो यह बताना भी नहीं भूलती है कि जो हिमालय पर पहुँचने के लिए जो बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण है वो में लोग अपनी जान गंवा देते हैं। यानी हिमालय का इतना विकट, इतना कठिन रास्ता होता है, वहाँ पर लोग सड़क निर्माण का कार्य करते हैं, मार्ग बनाने का कार्य करते हैं, तो कई बार क्या होता है कि उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ जाती है। यानी रास्ते हैं ऊबड़ खाबड़ है, विकट परिस्थितियों में वो काम करते हैं, तो ऐसी परिस्थितियों में काम करते हुए उनको अपनी जान तक भी गंवानी पड़ती है और वे इतने मजबूर, लाचार और अभावग्रस्त जीवन जीते हैं कि वे काम करने पर भी मजबूर हैं। तो लेखिका के मन में यह भी बहुत बड़ी पीड़ा है। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है। इस पाठ में पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है कि पीड़ा भी है, लेखिका ने वहाँ के निवासियों का रहन सहन, उनकी पीड़ा, उनकी कठिनाइयाँ, उनके दुख दर्द को भी बड़े स्पष्ट रूप से इसमें अपनी यात्रा वर्णन में उसको स्थान दिया है। इसलिए इस पाठ में पीड़ा का और सौंदर्य का अद्भुत मेल है तथा इसे पढ़कर अकेलेपन और करुणा के भाव जागृत होते हैं तथा सृष्टि की समग्रता का एहसास होता है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं अज्ञात स्थलों की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है। यात्राओं हम करते हैं, किसी की भी यात्रा करते हैं तो उससे हमें क्या लाभ होता है? या किसी भी स्थान की यात्रा करने से एक तो सबसे पहले आपका मनोरंजन होता है। आप कहीं भी जाते हो, एक स्थान से रहने से व्यक्ति है वो ऊब जाता है और वह किसी दूसरी जगह ऐसे सोचता है कि मैं घूमने के लिए जाऊंगा, वहाँ के जो अलौकिक दृश्य वो देखता है, वहाँ के लोगों को देखता है, वहाँ के रहन सहन को देखता है, वहाँ की संस्कृति को देखता है, तो उसका मन है वो प्रसन्न हो जाता है। तो लेखक कह रहे हैं कि यात्राओं से मनोरंजन भी होता है और अपना ज्ञानवर्धन भी होता है। ज्ञानवर्धन कैसे होता है? क्योंकि हम यात्रा उनको देखते हैं, किसी भी वहाँ के रहन सहन को, तो ऐसे लगता है कि इस तरह का कभी जीवन हो सकता है, वहाँ कैसे लोग रह रहे हैं और कैसे यह हिमालय है वो बना है, कि किस किस बर्फ से कैसे बना, कैसे इसका निर्माण हुआ, किस तरीके से वहाँ की जो भौगोलिक है, वहाँ की जो सांस्कृतिक है वो जानकारी हमें मिलती है। और अज्ञात स्थलों की जानकारी, अज्ञात स्थल यानी जिसको हम जानते नहीं है, जानते हैं वो तो ज्ञात हो गए,
और जिनको हम जानते नहीं है उसे क्या कहते हैं, अज्ञात। तो अज्ञात स्थलों की भी हमें जानकारी मिलती है। अब जैसे हम यहाँ बैठे हैं और कोई पूछे, मान लो मेरे से ही पूछे हिमालय की तो यात्रा, हिमालय में वहाँ पर क्या क्या है, तो मैं नहीं बता सकती क्योंकि वहाँ की मुझे कोई जानकारी नहीं है। वहाँ की यात्रा करने से हमारा क्या है, हमारा ज्ञान भी बढ़ेगा, वहाँ की भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक वातावरण किस प्रकार से है वो उसकी सबकी जानकारी में वृद्धि होती है। तो कहीं जाते हैं हम तभी हमारा ज्ञान वर्धन भी होता है, हमें हमारा जो मनोरंजन भी होता है, ज्ञानवर्धन भी होता है, हमें जानकारियाँ भी मिलती है। और इसके साथ साथ ही भाषा और संस्कृति का आदान प्रदान भी होता है, भाषा और संस्कृति का भी होता है। भाषा का कैसे होता है, जैसे हमारे यहाँ, हम यहाँ रह रहे हैं, हमारी क्षेत्र की भाषा है वो मारवाड़ी है, कहीं दूसरे जो हिमालय पर जाओ तो उनकी दूसरी भाषा मिलेगी। तो आप जहाँ जाओगे घूमने के लिए, आप अपनी भाषा में, वो अपनी भाषा में, इस तरीके से बोलेगी तो हमें भी कुछ भाषाओं की, दूसरी भाषाओं की जानकारी बढ़ेगी। हम भी उनको सीखने का प्रयास करेंगे क्योंकि वो हमारी यात्रा में काम आती है। और वहाँ की संस्कृति क्या है, वहाँ का रहन सहन क्या है, कैसे वो लोग जीते हैं, उसका भी आदान प्रदान होता है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें अपने स्व की संकीर्णता से मुक्त करती है। इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी यानी घूमने से हमें क्या होता है, केवल हम स्व यानी खुद ही सब कुछ हैं, इसकी संकीर्णता से भी मुक्त करती है कि हम अपने आप में जो कुछ हैं वो परिपक्व हैं, सब कुछ हैं, इस बात से भी हमें मुक्ति मिलती है। ये जो संकीर्ण मानसिकता होती है इससे भी मुक्ति मिलती है कि जो कुछ हूँ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है, मेरे अलावा कुछ ज्ञान दूसरों को हो ही नहीं सकता, मैं ही अपने आप में बड़ा हूँ, इस भावना से भी मुक्ति मिलती है। क्योंकि कई बार क्या है, व्यक्ति संकीर्ण मानसिकता से घिर जाता है और उसकी मानसिकता ऐसी हो जाती है कि वह उनसे उभर ही नहीं पाता। क्योंकि हम किसी चीज़ में पॉजिटिव देखेंगे तो हमें वो चीज़ पॉजिटिव ही नज़र आएगी। और किसी के प्रति, जो किसी व्यक्ति के प्रति भी हो सकती है, किसी दूसरी जगह के लिए हो सकती है, किसी दूसरी जाति के लिए भी हो सकती है, किसी धर्म के लिए भी हो सकती है। तो हम उसको, अगर ये हमारी केवल मानसिकता का फर्क है कि हम अपनी जिस संकीर्ण मानसिकता से देखेंगे तो हमें वो चीज़ है नेगेटिव ही दिखती जाएगी। हम उसको पॉजिटिव देखेंगे तो वो हमें पॉजिटिव दिखेगी, क्योंकि ये सिर्फ हमारी मानसिक सोच है। क्यों? क्योंकि हम जैसा देखेंगे वो हमें वैसा ही देखेगा। इसलिए लेखक ने ये बहुत अच्छी बात करी है कि इतना ही नहीं, घुमक्कड़ी हमें अपने स्व की संकीर्णता से भी मुक्त करती है कि जो कुछ है वो हम ही हैं, इस छोटी मानसिकता से भी हमें आज़ाद करती है। तो अब हम अपना चैप्टर है साना साना हाथ जोड़ी, इसको पढ़ेंगे। इसमें पहले हमने ये पढ़ा था कि इसमें क्या है। साना साना हाथ जोड़ी, आवाज सुनाई दे रही है ना बेटा? नवीन सैनी, दीपक, आवाज सुनाई यस दे रही है मैम। क्या? मैडम सुनाई दे रही है। यस मैम, सुनाई दे रही है। हाँ, साना साना हाथ जोड़ी। मैम, इसकी लेखिका है मधु काकरिया। मैंने हैरान होकर देखा, आसमान जैसे उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। क्या था वह? रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाह का वह एक ऐसा सुंदर शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था, सुबह, शाम और रात। लेखिका हैं वो ऐसे बता रही हैं कि मैंने हैरान होकर देखा। हैरान हम किस लिए होते हैं कि हम जब देखते हैं किसी के चीज को देखकर हैरान हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं, तब चकित हो जाते हैं। तभी लेखिका वैसे ही लेखिका है, जब उसने आसमान में देखा, गंगटोक शहर को देखा तो वो चकित हो गई। उन्हें कैसा लग रहा था कि जैसे आसमान उल्टा पड़ा था और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो कि जो आसमान में है वो तारे चमकते हैं, तो उनको, लेखिका को ऐसा लग रहा था कि
जैसे आसमान है वो उल्टा पड़ा हो और सारे तारे हैं वो बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे, यानी सारे नीचे बिखर रहे हैं और टिमटिमा रहे हैं। दूर ढलान लेती हुई तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर सी बना रहे थे। झालर झालर यानी जो लड़ी होती है, जो लटकन होती है, उसके लिए कह रहे हैं लेखिका। तो कह रही है कि ऐसे मैंने देखा कि दूर ढलान में तराई लेती हुई सितारों के जो गुच्छे रोशनियां थी वो एक झालर सी बना रहे थे, एक लटके से बना रहे थे। क्या था वह रात में जगमगाता गैंगटॉक शहर था। यानी जो गैंगटॉक शहर था वह उसमें इतनी रोशनियां थी, इतने बल्ब जगमगा रहे थे। तो लेखिका वहाँ की रोशनी देख के वहाँ चकित रह गई। उसे ऐसा लगा जैसे आसमान उल्टा हो और तारे टिमटिमा रहे हो, क्योंकि वो पूरा जो शहर है गैंगटॉक शहर पूरा बिजलियों के जो बल्ब हैं उससे पूरे से वो जगमगा रहा था। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत बादशाहों का ऐसा शहर जिसका सब कुछ सुंदर था सुबह शाम रात। कि इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल यानी मिलन स्थान पर कि ऐसा खड़ा मेहनत बादशाहों का शहर, यानी मेहनत करने वालों लोगों का ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था। सुबह भी सुंदर थी, रात भी सुंदर थी और शाम भी सुंदर थी। इसको हम अंडरलाइन करेंगे। इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का ऐसा शहर था जिसका सब कुछ सुंदर था सुबह शाम और रात। इसको अंडरलाइन करेंगे। इसको ये प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि मेहनत कश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है। तो मेहनत कश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है? गैंगटॉक शहर को। ये दो तरीके से प्रश्न बन सकते हैं। और ऐसे भी आ सकता है कि गैंगटॉक शहर है वो कैसे जगमगा रहा था। तो ऐसे जगमगा रहा था जैसे आसमान उल्टा पड़ा हो, सारे तारे बिखरे नीचे टिमटिमा रहे हो और ढलान पर तराई लेते हुए सितारे के गुच्छे रोशनियां की एक झालर सी बना रहे थे। और एक इसमें से अपने देखे तो वैसे 3 प्रश्न बन गए। मेहनत कश बादशाहों का शहर किसे कहा गया है? मेहनत कश बादशाहों का शहर गैंगटॉक को कहा गया है। वो कैसा लग रहा था? तो मैंने अभी बताया आपको, वो ये भी हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। और वह रहस्यमय सितारों भरी रात मुझमें सम्मोहन जगा रही थी और कुछ इस कदर कि उन जादू भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरी चेतना, मेरा आसपास, मेरे भीतर, बाहर सिर्फ शून्य था और थी अतीन्द्रिय में डूबी हुई रोशनी की वह जादुई झालर। की लेखिका बता रही है कि और वह रहस्यमयी सितारों भरी रात मुझसे सम्मोहन जगा रही थी। सम्मोहन जगा रही थी यानी जो मन को मोहित होने वाला जो जादू है वो जगा रही थी। और कुछ इस कदर की उन जादू के भरे क्षणों में मेरा सब कुछ स्थगित था, अर्थहीन था। मेरा चेतना, मेरी आसपास, मेरे भीतर, बाहर सिर्फ शून्य था और मैं थी अतीन्द्रियों से डूबी रोशनी की वे जादुई झालर, यानी इंद्रियों से परे। यानी वो गैंगटॉक शहर को देख के लेखिका इतनी सम्मोहित हो गई, इतनी मोहित हो गई थी कि उसे ऐसे एहसास ही नहीं रहा कि उसके पास भी इंद्रियां हैं, यानी देखने के लिए आंखें बनी हैं। वो गैंगटॉक शहर की चकाचौंध ने उन लेखिका को बहुत ही प्रभावित कर दिया था। धीरे धीरे एक उजास वह उस शून्य से फटने लगा। धीरे धीरे क्या हुआ, जब वह वहाँ के वातावरण में घुली मिली तो एक उजास का मतलब प्रकाश या उजाला। तो धीरे धीरे एक वो जो प्रकाश है उस शून्य से, जहाँ से वो कुछ भी महसूस नहीं कर रही थी, उससे हटने लगा और एक प्रार्थना होठों को छूने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गर्दे हूँ प्रार्थना, हामरो जीवन तीमरो कोसली। छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। इसका मतलब क्या है? साना साना हाथ जोड़ी गर्दे हूँ प्रार्थना, हामरो जीवन तीमरो कौशली। यानी जो वो सभी थी जो वह प्रार्थना कर रही थी वो सारी हाथ जोड़कर बोल रही थी कि मेरा सारा जीवन है वो अच्छाइयों को समर्पित हो। यानी मैं अपने जीवन में कभी भी बुराइयां नहीं करूं, मैं केवल अच्छाइयां ही करूं, मेरे जीवन में अच्छाइयां ही रहे।
हे ईश्वर आप ऐसा करो, वो प्रार्थना कर रही थी। आज सुबह की प्रार्थना के ये बोल मैंने एक नेपाली युवती से सीखे थे। आज वो लेखिका कह रही है आज सुबह की जो प्रार्थना हो रही थी तो उसके ये बोल है वो मैंने एक नेपाली जो युवती थी उससे सीखे थे। क्या सीखे थे? साना साना हाथ जोड़ी गरदेऊ पात्र हमारो जीवन तीमरो कौशलो, कि हमारा जीवन है वो अच्छाइयों में समर्पित हो, कोई भी बुराई हमें छूने न पाए। तो लेखिका ने हमें बताया था कि हम जब यात्रा वृतांत करते हैं तो इससे हमें क्या लाभ होता है कि हम दूसरे की भाषा को भी सीख सकते हैं। तो वहाँ एक नेपाल की युवती थी और लेखिका ने उस नेपाली युवती से ये एक लाइन सीखी थी। इससे भी हम भाषा का है जो आदान प्रदान होता है। हम किसी की यात्रा वृतांत करते हैं तो लेखिका हिमालय की यात्रा गई थी तो उन्होंने एक लाइन सीखी थी कि हमारा जीवन है वो अच्छाइयों से भरा हो, यानी हमारे जीवन में हम अच्छाइयाँ ही करें, किसी का बुरा नहीं हो। सुबह हमें युमथांग के लिए निकल पड़ना था, पर आंख खुलते ही मैं बालकनी की तरफ भागी। यहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी से भी कंचनजंगा दिखाई देती है। हिमालय की तीसरे सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। लेखिका जब हिमालय की यात्रा पे गई तो उनको वहाँ सुबह जब वह वहाँ ठहरी तो सुबह के लिए उनसे कहाँ निकलना था? उन्हें युमथांग के लिए निकलना था। वो एक जगह का नाम था। पर लेखिका जैसे ही जगती है और लेखिका के जैसे ही आँख खुलती है वह बालकनी की तरफ भागती है। वहाँ के लोगों ने बताया था कि यदि मौसम साफ हो तो बालकनी में भी कंचन दिखाई देती है, यानी वहाँ का जो मौसम है वो साफ नहीं रहता है, कोहरा रहता है, क्योंकि बर्फ से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो वो जहाँ के जो लोग थे उन्होंने बताया कि यदि मौसम साफ हो, कोहरा नहीं हो, बर्फ नहीं गिर रही हो तो यहाँ कंचनजंगा जो पहाड़ी है वो दिखाई देती है। जो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा, वो ये खिड़की से दिखाई देती है। तो हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा जो क्या है, हिमालय की जो चोटियां हैं उसमें तीसरी सबसे बड़ी चोटी है कंचनजंगा। इसको अंडरलाइन कर लेंगे हम लोग। हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा की, हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कौन सी है? वो कंचनजंगा है। पर मौसम अच्छा होने के बावजूद आसमान हल्के हल्के बादलों से ढका था। कि मौसम, लेखिका कह रही है कि मौसम अच्छा था लेकिन जो वो आसमान है वो हल्के हल्के बादलों से ढका हुआ था। पिछले वर्ष की ही तरह इस बार भी बादलों के कपाट ठाकुर जी की कपाट की तरह बंद हो रहे थे। लेखक कह रहे हैं ठाकुर जी यानी भगवान को हम कहते हैं ना ठाकुर जी, कपाट यानी किवाड़। जो लेखिका कह रही है कि पिछले वर्ष की ही तरह, यानी पिछले वर्ष भी हो सकता है वो हिमालय की यात्रा पे आई हो, तो वो कह रही हैं कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी जो बादलों के कपाट थे, जो किवाड़ थे, वो ठाकुर जी के कपाट की तरह बंद ही रही। यानी जो जैसे ठाकुर जी यानी भगवान के जो किवाड़ है वो बंद रहते हैं, वैसे ही बादलों के कपाट भी वो बंद ही रही। कंचनजंगा न दिखनी थी न दिखी, कंचनजंगा दिखाई नहीं दी क्योंकि जो आसमान है वो बादलों से आच्छादित था, इसलिए जो कंचनजंगा पहाड़ी थी वो उन्हें दिखाई नहीं दी। पर सामने ही रकम रकम के रंग बिरंगे इतने सारे फूल पड़े कि लगा फूलों के बाग में आ गई हूँ। तो लेखिका कह रही है कि कंचनजंगा पहाड़ी तो मुझे नहीं दिखी, लेकिन सामने ही रकम रकम के यानी तरह तरह के रंग बिरंगे इतने सारे फूल दिखाई दिए कि लगा कि फूलों के बाग में आ गई हूँ, क्योंकि बहुत तरह तरह के फूल लगे हुए थे वहाँ पर। चारों ओर नजर दौड़ाई लेखिका ने तो तरह तरह के फूलों से वो पूरा जो बाग, जो पूरा सामने का जो था लगा हुआ जो बाग बाग जैसा वो दिखाई दे रहा था और उसमें तरह तरह के फूल दिख रहे थे। और तो लेखिका को ऐसे लगा जैसे कि मैं फूलों के बागों में आ गई हूँ, यानी जब उन्होंने चारों तरफ सामने नजर दौड़ाई तो वहाँ फूल ही फूल लगे हुए थे। उन फूलों को देखकर लेखिका को लगा
कि जैसे मैं फूलों के बाग में आ गई हूँ। बहरहाल गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। गैंगटॉक से कितने किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था? 149, अंडरलाइन कर लीजिए 149। गैंगटॉक से 149 किलोमीटर की दूरी पर युमथांग था। युमथांग यानी घाटियाँ, सारे रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियाँ और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था, क्या वहाँ बर्फ मिलेगी? मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। युमथांग यानी घाटियाँ घाटियाँ, यानी वहाँ पर युमथांग ऐसी जगह थी जहाँ पर केवल घाटियाँ ही घाटियाँ थी और रास्ते हिमालय की गहनतम घाटियों और फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी। कि रास्ते हैं वो हिमालय की एकदम गहरी गहरी घाटियाँ। आप देखते हो कि अगर आपने किसी की जगह का हिमालय की यात्रा की है या किसी पर्वतीय क्षेत्रों की यात्रा की है, तो जैसे वहाँ के पहाड़ हैं, वो पहाड़ों रास्ते हैं, सॉरी, जहाँ वहाँ के रास्ते हैं वो पहाड़ों को काट कर बनाए जाते हैं। तो वहाँ पर क्या उन पहाड़ों के से जब गाड़ी चलती है तो एक रास्ता बना हुआ होता है और उसको दोनों तरफ है आपको ऐसे घाटियाँ, एकदम गहरी गहरी घाटियाँ दिखाई देगी। जैसे श्रीनगर का रास्ता है वो ऐसे ही पहाड़ों में ऐसे काट कर बनाया गया है, जो चारों तरफ ऐसे चक्र के जैसे घूमता हुआ है। वहाँ श्रीनगर जाते हैं तब वहाँ का रास्ता ऐसे है और उसके एक तरफ एकदम घाटियाँ हैं। तो ऐसे भी ऐसे लगा कि ड्राइवर है वो एकदम कुशल ड्राइवर हो, उसकी थोड़ी तो वह एकदम सकुशल श्रीनगर ले जा सकता है, और यदि उसकी थोड़ी सी भी चूक हो जाए तो उस वह जो गाड़ी है और बस है या जो भी वाहन है वो खाई में गिर सकता है, घाटियों में गिर सकता है। तो बड़ी कुशल इसके के साथ है ड्राइवर है अपनी बस का संचालन करते हैं। तो वो लेखिका यही बता रही है कि फूलों से लदी वादियाँ मिलेगी आपको। ड्राइवर कम गाइड जितेन नार्गे मुझे बता रहा था। ड्राइवर कम कैसे था वो? ड्राइवर कम गाइड यानी था जो वाहन चालक तथा मार्गदर्शक दोनों का कार्य करने वाला, कि वो बस भी वो गाड़ी भी चलाता था और वहाँ के बारे में भी बता रहा था। जैसे गाइड होते हैं ना, जो वहाँ की जानकारी देते हैं कि यहाँ क्या था, किसने इसको बनाया, क्या क्या उसका जो प्राचीन इतिहास बताते हैं। तो वो कह रहे हैं कि लेखिका का जो ड्राइवर था नार्गे, वो बता रहा था कि वो लेखिका को बता रहा था कि कहाँ पर बर्फ मिलेगी, और मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ कि कहाँ क्या क्या मिलेगा। इसके बारे में वो मुझे जानकारी दे रहे थे, तो मैं बचकाने उत्साह से पूछने लगती हूँ। चलिए, तो जगह जगह गदराए पाइन और धूपी के खूबसूरत नकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर आगे बढ़ने लगे कि एक जगह दिखाई दी एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं, किसी ध्वज की तरह लहराती, शांति और अहिंसा की प्रतीक। ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे, नार्गे ने बताया, यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती हैं। नहीं, इन्हें उतारा नहीं जाता, ये धीरे धीरे अपने आप ही नष्ट हो जाती हैं। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती हैं, पर वे रंगीन होती हैं। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसके जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। लेखक कह रहे हैं जगह जगह गदराई पाइन और धूप की खूबसूरत नकीले पेड़ों का जायजा लेते हुए हम पहाड़ी रास्तों पर बढ़ने लगे, कि वहाँ के जो नुकीले पेड़ थे उनको देखते हुए हम पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। तो मैंने मुझे एक जगह दिखाई दी, एक कतार में लगी सफ़ेद सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। तो मैंने वहाँ देखा कि एक कतार में यानी एक पंक्तिबद्ध हैं वो बौद्ध पताकाएं वहाँ पर लगी हुई थी, सफ़ेद बौद्ध पताकाएं। तो किसी ध्वज की तरह लहराती, जैसे कोई ध्वज है लहराता है, वैसे ही वहाँ पर बौद्ध पताकाएं थी, वो लहरा रही थी।
जैसे ध्वज किसे कहते हैं, झंडे को कहते हैं ना अपन ध्वज। और जो बुद्धिस्ट होते हैं, जो बुद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं, बुद्ध धर्म के मानने वाले, उनको कहते हैं। और पताका यानी जो झंडिया जिसे कहते हैं हम, जैसे कहते हैं ना झंडिया लगाते हैं हम भी अपने देवी देवताओं के लगाते हैं पताकाएं, यानी झंडिया जो होती है वो। तो वो कह रहे हैं कि लेखिका ने देखा कि एक कतार में सफेद सफेद पताकाएं थी, झंडिया थी, वो लगी हुई थी और किसी ध्वज की तरह लहराती, ध्वज की तरह लहराती हुई, यानी झंडे की तरह लहराती हुई थी, जो शांति और अहिंसा के प्रतीक, ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए थे, जो क्या थी, शांति और अहिंसा के प्रतीक थी और जिन पर मंत्र लिखे हुए थे। नार्गे ने बताया कि यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, बुद्ध की यानी जो बुद्ध है उनकी बड़ी मान्यता है। जब भी किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उनकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी भी पवित्र स्थान पर 108 श्वेत पताकाएं फहराई जाती है। कि जब भी यानी किसी बुद्धिस्ट यानी जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं या बौद्ध धर्म के जो अनुयायी है, जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए क्या किया जाता है कि शहर से दूर, शहर से किसी भी दूर जहाँ पवित्र स्थान हो, उस पर 108 श्वेत पताकाएं फहरा दी जाती है। यानी किसी भी जब बुद्धिस्ट यानी जो बुद्ध धर्म के मानने वाले हैं, उस अनुयायी की यदि मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए क्या किया जाता है, शहर से दूर किसी भी स्थान पर और 108 है वो श्वेत पताकाएं फहराई जाती है, यानी सफेद पताकाएं फहराई जाती है। इन्हें उतारा नहीं जाता है, धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती है। इन्हें उतारा नहीं जाता है कि एक बार तो इन पताकाओं को लगा दी, इन झंडियों को लगा दी फिर उतार लिया, नहीं, इनको वहीं लगा रहने दिया जाता है और धीरे धीरे ये जो पताकाएं हैं वो अपने आप नष्ट हो जाती है। जैसे जैसे हवा चलती है, हवा से लहराती है, फिर आप फट जाती है और धीरे धीरे अपने आप नष्ट हो जाती है वो। कई बार किसी नए कार्य की शुरुआत में भी ये पताकाएं लगा दी जाती। कई बार भी क्या होता है कि कोई नए कार्य का शुभारंभ किया जाता है, तब भी वहां पर पताकाएं लगा दी जाती है, पर वे कैसी होती है, वह रंगीन होती है। इसमें डिफरेंस देख लीजिए आप लोग कि श्वेत जो पताकाएं हैं वो कब फहराई जाती है कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु हो जाती है और उसकी आत्मा की शांति के लिए, और रंगीन जो पताकाएं हैं वो कब फहराई जाती है, किसी शुभ कार्य के लिए, और वे रंगीन होती है, शुभ कार्य के लिए किया जाता है, वो रंगीन होती है। नार्गे बोलता जा रहा था और मेरी नज़र उसकी जीप में लगी दलाई लामा की तस्वीर पर टिकी हुई थी। वह नार्गे था, वह लेखिका को ऐसे बताया जा रहा था और लेखिका है उसका ध्यान है उसकी जीप में लगी हुई एक दलाई लामा की फोटो थी, उस पर टिकी हुई थी। कई दुकानों पर भी मैंने दलाई लामा की ऐसी ही तस्वीर देखी थी। कई दुकानों, लेखिका जैसे कई दुकानों पर गई थी, उन दुकानों पर भी उन्होंने ऐसे फोटो देखी थी। आप इसको अंडरलाइन करेंगे। किसी पहले तो यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता है, यहाँ से लेके और वे लगा वे रंगीन होती है, यहाँ तक रंगीन होती है तक अंडरलाइन करेंगे। नार्गे ने बताया यहाँ बुद्ध की बड़ी मान्यता से लेके रंगीन होती है, यहाँ तक कर लेंगे। और अहिंसा, ये जो पताकाएं हैं ये किसकी प्रतीक होती है, शांति और अहिंसा की प्रतीक होती हैं और इन पर मंत्र लिखे होते हैं। इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए कि सफेद, यहाँ से कर लीजिए, एक कतार में लगी सफेद सफेद बौद्ध पताकाएं किसी ध्वज की तरह लहराती शांति और अहिंसा की प्रतीक ये पताकाएं जिन पर मंत्र लिखे हुए होते हैं, ये भी अंडरलाइन कर लो और ये भी कर लेंगे। बुद्ध की बड़ी मान्यता है, यहाँ से भी कर लेंगे, रंगीन होती है यहाँ तक। यहाँ से अपने 2 प्रश्न बन गए। अब आगे पढ़ते हैं। हिचकोले खाती हमारी जीप थोड़ी और आगे बढ़ी, अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा
इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तिब्बत के चीस खे बसन ने लेप्चाओ के शोमैन से कुचतेक के साथ संधि पत्र पर यही हस्ताक्षर किए थे। एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। लेखिका कह रही है कि हिचकोले खाती खाती हमारी जीप थोड़े और आगे बढ़ी। हिचकोले कैसे खा रही थी? क्योंकि वहां का रास्ता था वो उबड़ खाबड़ था। और अपनी लुभावनी हंसी बिखेरते हुए जितेन बताने लगा, यानी लुभावनी यानी मन को लुभाने वाली उसकी जो हंसी थी वह जितेन लेखिका को बता रहा था कि इस जगह का नाम क्या है? कवि लॉन्ग स्टॉक। इस जगह का नाम क्या बताया? कवि लॉन्ग स्टॉक। और यहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। गाइड फिल्म है जो देवानंद है उसके अभिनेता थे। तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। कवि कहाँ पर? कवि लॉन्ग स्टॉक में। और तिब्बत के चीस खे बसन और लेप्चाओं के शोमैन से कुस्तेक के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। एक तो यहाँ पर कवि लॉन्ग स्टॉक में गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। दूसरा क्या हुआ था वहाँ पे कि वहाँ के नाम है तिब्बत के चीस बसन के लेप्चोआ और शोबेन में के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे। यानी उन्होंने यहाँ पर इन दोनों व्यक्तियों ने संधि करी थी। तो संधि पत्र पर हस्ताक्षर हुए थे यानी किसी भी बात पर उनका समझौता हुआ था। तो वहाँ पर इन्होंने कवि लॉन्ग स्टॉक पे उनकी संधि पत्र पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। और इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे। इस जगह का नाम है कवि लॉन्ग स्टॉक। एक यहाँ पर कवि फिल्म की शूटिंग हुई थी और इनके बीच में जिस बसन और लेप्चाओ के शोमैन से कुस्ते के साथ संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। ये दोनों अंडरलाइन कर लेंगे आप लोग कि यहाँ पर इसलिए ये कवि लॉन्ग स्टॉक है वो प्रसिद्ध है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। फिर है एक पत्थर यहाँ स्मारक के रूप में भी है। लेप्चा और भूटिया सिक्किम की इन दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता का शुरुआती स्थल। कि यहाँ एक पत्थर है वो स्मारक के रूप में भी है। कि एक पत्थर बना हुआ है जो यहाँ पर एक स्मारक के रूप में भी है। जो लेप्चा और भूटिया नाम की सिक्किम की वहाँ की जो स्थानीय जाति थी जिनके बीच झगड़ा चल रहा था। और उस झगड़े का समाधान किया गया और बाद में यहाँ पर ही शांति वार्ता का शुरुआती स्थल है। यानी यहाँ पर ही शांति वार्ता हुई थी। उनको आपस में बिठाया गया था इन दोनों जातियों को और इन पर जो शांति के लिए कि आपस में आप लोग झगड़ा नहीं करें, इनके लिए जो बातचीत है वो इसी स्मारक पर हुई थी। तो कि जो शांति वार्ता यानी जो शांति बनाए रखने की जो बातचीत है वो यहाँ पर ही हुई थी। इसको भी कर लीजिए। एक पत्थर की यहाँ स्मारक के रूप में भी है। जो लेप्चा और भूटिया कौन सी जाति है? लेप्चा और भूटिया सिक्किम की ये दोनों स्थानीय जाति है। वहाँ की स्थानीय यानी लोकल जातियां हैं वहाँ की। और इनके बीच में जो झगड़े चल रहे थे उनके लिए यहाँ शांति वार्ता का शुरुआती स्थल है। यानी इन दोनों के बीच में शांति कराने का प्रयास किया गया, वह वहाँ का शुरुआती स्थल है। तो स्टूडेंट आज अपनी क्लास का टाइम है वो ओवर हो गया है। हम अपना जो सेकंड पार्ट है वो कल पढ़ेंगे। इसमें से किसी भी बच्चे को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। पूछना है किसी को? बेटा किसी को कुछ पूछना है तो बता दीजिए। और आप इसको दोबारा इस चैप्टर को रीड करेंगे। और सभी बच्चों से मेरा रिक्वेस्ट है कि अपनी नोटबुक है वो चेक करवाएं। आप खुद नहीं आ सकते हैं तो आप अपने गार्जियन के साथ में, पेरेंट्स के साथ में अपनी नोटबुक भेजिए ताकि मुझे पता चले कि आप लोगों ने कितना कितना काम कर लिया है। तो सभी बच्चे अपनी नोटबुक जरूर भेजेंगे मुझे। ठीक है बेटा? ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।